एक और दिलचस्प पहलू है, बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बीच दिल्ली में एनडीए ने भी बैठक बुलाई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसे पक्ष और विपक्ष का एक शक्ति परीक्षण माना जा रहा है। विपक्षी एकता के साथ जहां 26 समान विचारधारा वाले दल शामिल हैं, वहीं बीजेपी का दावा है कि एनडीए की बैठक में कुल 38 दल शामिल होने जा रहे हैं। बैठक के दौरान तमाम दलों के बीच आने वाले चुनाव को लेकर बात होगी और सीट शेयरिंग जैसे मसलों पर बातचीत के लिए रास्ता तय किया जाएगा। हालांकि इनमें से कई दल ऐसे भी हैं जिनका लोकसभा में कोई भी नेतृत्व नहीं है। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए ये बात हो रही है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इनमें ज़्यादातर दल वो हैं जिनका लोकसभा में कोई सदस्य ही नहीं है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। अब जानिए किस किस के सदस्य हैं और कितने कम सदस्य दिखाई देते हैं इन राजनीतिक दलों की तरफ से। बीजेपी ने ताकत बढ़ने का दावा किया है। बीजेपी की तरफ से बुलाई गई बैठक में इस बार कई नए दल भी शामिल होने जा रहे हैं। दशकों तक बीजेपी का साथ निभाने वाले कुछ दल अब बीजेपी के साथ नहीं हैं। इनमें अजीत पवार खेमे वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना इस बार एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पिछले कई सालों के मुकाबले एनडीए की ताकत में इजाफा हुआ है, यानी पहले जो दल नहीं थे वो भी दल अब शामिल हो रहे हैं। अब विपक्ष क्या एजेंडा तय करेगा? विपक्षी दलों की बात करें तो कुल 26 दल बेंगलुरु में जुटे हैं, जहां आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। इस एजेंडे के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, यूपीए का नाम बदलने की तैयारी है, यूपीए के बजाय कुछ और नाम हो सकता है। इसके अलावा विपक्षी दल कुछ कमेटियां भी बना सकते हैं जिसमें तमाम दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी ही आने वाले रोड मैप को तैयार करेगी। क्षेत्रीय दलों की ताकत बहुत कम लोकसभा चुनाव में रहती है। भले ही एनडीए और विपक्ष की बैठक में 60 से ज़्यादा दल जुट रहे हों, लेकिन इनमें से कुछ ही दल ऐसे हैं जिनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 545 सदस्यीय लोकसभा में केवल 9 पार्टियों के पास 10 सीटें या उससे ज़्यादा हैं। इन 9 पार्टियों के पास 479 सदस्य हैं, यानी विपक्षी दलों और एनडीए के सहयोगी दलों के कुछ ऐसे दल भी शामिल हैं जिनका लोकसभा में कोई भी सांसद नहीं है। लोकसभा में कुल 37 दलों के सांसद हैं। बीजेपी की नज़र इस बार साउथ पर टिकी हुई है। बीजेपी दक्षिण में किसी भी हाल में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी एआईएडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, केरल कांग्रेस थॉमस और भारत धर्म जन सेना बीडीजेएस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन से दक्षिण में संभावनाएं तलाश रही है, जहां वो किसी भी राज्य की सत्ता में नहीं है। ऐसे कई दल हैं। और देखिए, विपक्षी एकजुटता के मंच पर दक्षिण से ही ज़्यादातर दल, जो ये 8-9 दल जो जुड़े हैं, अभी पटना में जो नहीं थे और अभी जुड़े हैं, वो भी ज़्यादातर दक्षिण से आते हैं। तो दक्षिण की सियासत इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बार पूरा विपक्षी एकता का जो मंच सज रहा है वो और एनडीए के जो प्रयास हैं उसको समझिए राज्यवार तरीके से। ख़ासतौर पर बड़े राज्यों पर फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, मायावती ने पत्ते नहीं खोले, अखिलेश यादव विपक्ष की तरफ गए हुए हैं, जयंत चौधरी साथ में गए हुए हैं। और अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी अपने आप में शक्तिशाली पार्टी है, लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर हैं, निषाद हैं, ऐसे कुछ चेहरे हैं जो छोटे दल दिखाई देते हैं, लेकिन वो एनडीए के खेमे में। ये बात हुई उत्तर प्रदेश की। आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जो तीनों महत्वपूर्ण दल हैं वो बेंगलुरु में बैठे, इसलिए यहाँ पर खींचतान ज़्यादा थी। ये आपस में भी लड़ रहे हैं और 3 सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की और विपक्ष की 2 मजबूत पार्टियां कांग्रेस और वाम दल, ये तीनों बैठे हुए हैं। और बीजेपी के साथ में इनका मुकाबला है। बीजेपी संघर्षरत रहती है बंगाल में, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बीजेपी को क्या अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा इन तीनों के खिलाफ? और अगर लड़ना पड़ेगा और इनमें कोई समीकरण हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। अब आइए आप महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र की सियासत में तो 2-2 खेमों में बढ़ गई सियासत, और यहाँ पर विपक्षी एकजुटता का मंच जो है वो थोड़ा एनडीए के लिए प्लस दिखाई पड़ता है, क्योंकि बड़ा खेमा जो है अजीत पवार का, बड़ा खेमा जो है एकनाथ शिंदे का, वो दोनों अब भी एनडीए के साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनका एक एक खेमा बंटना इन पार्टियों की कमजोरी को दर्शाता है। शिवसेना और बीजेपी की जो युति थी, उतने ही दमखम के साथ ये उतर पाएंगे चुनाव में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर सहानुभूति के वोट शरद पवार, उद्धव ठाकरे को कितने मिलते हैं, कांग्रेस खुद को कितना मजबूत करती है, कई विशेषज्ञों का मानना है कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हो सकता है। बाकी के जो हिंदी बेल्ट के बीच के राज्य हैं, इसमें देखिए अब आप पंजाब और दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव जीता, लोकसभा उपचुनाव में सफलता मिली, उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पर भी समीकरण करना पड़ेगा, कम से कम लोकसभा चुनाव के लिहाज से, नहीं तो बात बन नहीं पाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में जेडीएस जो है वो एनडीए के साथ दिखाई देती है। तो और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुमकिन है कि वो एनडीए की तरफ जाए, क्योंकि पुराने सहयोगी रहे हैं। लेकिन पत्ते नहीं खोलना है बताता है कि कुछ नाराज़गी है, अभी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। खैर, इस पर अभी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं आई है, तो शिरोमणि अकाली दल को अलग रखते हैं। अब देखिए आप
नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक जो हैं वो एनडीए की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखता है। चंद्रबाबू नायडू हैं, उनका भी झुकाव उस तरफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है, जगन मोहन रेड्डी भी हैं, चंद्रबाबू नायडू, किसके साथ में जाना चाहेंगे। केसीआर जो है उनकी अलग सियासत है, वो कांग्रेस से भी खिलाफ हैं, बीजेपी से भी खिलाफ हैं। अब वो किसी की तरफ भी जा सकते हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बड़ा मायावती, पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, हालांकि इनके बारे में जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि झुकाव किस तरफ दिखाई पड़ता है। केसीआर, ये कुछ चेहरे हैं जो अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चेहरे जो हैं उन्होंने अपने अपने पाले स्पष्ट कर लिए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ये दल कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। अब दक्षिण की राजनीति में केरल में तो वामपंथी दलों का और कांग्रेस का इनके आपस में लड़ाई रही है। अब यहाँ पर कोई युति बनाएंगे क्योंकि यहाँ तो बीजेपी है नहीं, तो वो एक पेच फंसता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आपने ये देखा था कि किस तरीके से विरोध किया गया था स्थानीय तौर पर, लेकिन यहाँ पर विपक्षी एकजुटता के मंच पर वाम दल साथ में है। बात करें तमिलनाडु की, तो वो तो पूरी तरह से आपने देखा है कि किस तरीके से डीएमके के आसपास इर्द गिर्द राजनीति रहती है। अब इसमें ये देखना होगा कि कौन किसके साथ में, लेकिन स्टालिन जो हैं वो विपक्षी एकजुटता के मंच में विपक्षी दलों के साथ में दिखाई पड़ते हैं। अब कुल मिलाकर ये देखा जाए कि, और कर्नाटक की सियासत तो हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से कांग्रेस जो है बहुत उत्साहित है, सिद्धारमैया 20 सीटों का दावा कर रहा है, लेकिन जेडीएस और बीजेपी का समीकरण जो है वो थोड़ी चुनौतियाँ पेश कर सकता है। खासतौर पर वोकालिंगा वोटों को काफ़ी प्रभावित किया जा सकता है और इससे निश्चित तौर पर बीजेपी की शक्ति बढ़ती दिखाई देगी। ये कुछ समीकरण है पूरे देश के देखे जाएं तो, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे दल हैं, नंबर गेम जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए छोटे छोटे दल जिनका भले ही लोकसभा में प्रतिनिधित्व ना हो, उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि समान विचारधारा के ज्यादातर राजनीतिक दल किसके साथ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।